नमस्कार। घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब समय हो चुका है न्यूज आवर के खास कार्यक्रम नेशनल आवर का। आज नेशनल आवर का विषय है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का वह बयान जो उन्होंने लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में दिया। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर के लोगों को सलाह दी कि आप गुजरात वालों से बचकर रहें। आखिर अखिलेश यादव ने गुजरात वालों से बचकर रहने को क्यों कहा? क्या कर दिया है गुजरात वालों ने? आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा। साथ ही पीएम मोदी और अमित शाह को भी लपेटे में लेते हुए मिल्कीपुर के लोगों को इनसे दूर रहने की बात कही। उनका मानना है कि अयोध्या में किसानों की जमीनें छीनी जा रही हैं। अखिलेश के आरोपों में कितना दम है, आज इसकी भी करेंगे पड़ताल। तो आइए शुरू करते हैं मिल्कीपुर की महाभारत पार्ट 3। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की रणनीति और मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर वालों को गुजरात वालों से बचकर रहने की बात कही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि मिल्कीपुर में गुजरात वाले से बचकर रहना चाहिए। अयोध्या में किसानों की जमीन छीनी जा रही है, गरीबों को दुख दे रहे हैं, भगवान राम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। सुनिए। मेरा तो एक ही निवेदन और अपील रहेगा कि गुजरात वालों से बच के रहना। उन गरीबों को आप मार रहे हो, किसानों की जमीन छीन रहे हो, जिनका जीवन यापन सदियों से वहीं होता आया है। इन्हें भगवान प्रभु श्री राम भी छोड़ेंगे नहीं, इनके खिलाफ भी भगवान श्री राम जी कुछ न कुछ करेंगे, जो गरीबों को दुख दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि सरकार किसानों से जमीन छीनना चाहती है, अधिकारी किसानों को परेशान कर रहे हैं। मिल्कीपुर में बीजेपी की हार तय है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि इस बार अयोध्या में बीजेपी की जीत तय है। देखिए, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी पीडीए परिवार का है, वो लड़ने जा रहा है, वो मुकाबला कर रहा है। पिछले कई दिनों से काम हो रहा है। हमारा ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। बस हमारा आपसे निवेदन है, हमारे समीकरण की आप चर्चा करते हो कई बार। हमारे चुनाव एक सामान्य परिवार के एक विचारधारा से एक भगवान श्री राम के सेवक के रूप में चंद्रभानु पासवान जी का और भगवान श्री राम के मंदिर पर कार सेवकों का नरसंहार करने वाले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बीच में है। और मुझे विश्वास है कि भारतीय मिल्कीपुर की जनता हमारे साथ खड़ी होगी, राष्ट्रवादियों के साथ खड़ी होगी और परिवार विरोधवादियों के, राम विरोधियों के विरोध में जाएगी। तो राम विरोधियों के विरोध में जाएगी मिल्कीपुर की जनता, ऐसा बीजेपी का कहना है। वहीं सपा का कहना है कि इस बार जीत पक्की है। और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि गुजरात वालों से दूर रहना चाहिए। मिल्कीपुर वालों के लिए इन्होंने संदेश दिया है। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि गरीबों और किसानों को बीजेपी ने बड़ा दुख दिया है, भगवान राम जो है इनको सजा जरूर देंगे। आज इन्हीं सब बातों पर करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। पल्लवी सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, पूजा मिश्रा जी, प्रवक्ता सपा, दिलीप यशवर्धन जी, राजनीतिक विश्लेषक। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे पल्लवी सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी। सवाल आपसे है, सवाल ये कि जीत के दावे बीजेपी भी कर रही है, जीत के दावे सपा भी कर रही है। सपा की सीट थी ये जिस पर उपचुनाव हो रहा है मिल्कीपुर में। एक बात अखिलेश यादव जी ने कहा है कि भगवान राम इन लोगों को बख्शेंगे नहीं, सजा जरूर देंगे। किसानों को
प्रताड़ित किया जा रहा है, बीजेपी के द्वारा आपके अधिकारी प्रताड़ित कर रहे हैं, इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। क्या कहेंगी अखिलेश यादव जी के इस बयान पर? देखिए, अखिलेश यादव जी का बयान बहुत ही बचकाना है। और आपने कहा कि किसानों पे किस तरीके से उन्होंने किस तरीके से व्यवहार किया था, किस तरीके से किसानों ने जब समाजवादी पार्टी की सरकार तो किस तरीके से आत्महत्या के केसेस होते थे, गन्ना किसानों को किस तरीके से उन्होंने परेशान किया था, उनका पैसा समय पे नहीं मिल रहा था, उनको पेमेंट नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से परेशान होकर पूरे प्रदेश भर में किसान जो है आत्महत्या कर रहा था। और आप बात कर रहे हैं, आपने कब लोगों का ध्यान दिया है? और श्री राम की बात कर रहे हैं, श्री राम जी किसका सहयोग कर रहे हैं, किसके ऊपर अपना बरसा रहे हैं, अपना प्यार बरसा रहे हैं, वो पूरे देश को दिख रहा है। आपने बोला कि गुजरात वालों से बच के रहो, आप डर गए हैं शायद माननीय मोदी जी की वजह से, उन्होंने आपके नाक में दम कर दिया है, ये शायद आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि गुजरात वालों से बच के रहो। देखिए, देश और यदि उत्तर प्रदेश दोनों की बात करें, देश में ही उत्तर प्रदेश है, तो जनता जो है वो पूरी तरीके से समझ चुकी है कि कौन हमारे विषय में सोच रहा है, कौन हमारे लिए काम कर रहा है, उसी डायरेक्शन में जनता भी सोच रही है। और मिल्कीपुर की यदि बात करें तो हाँ, यहाँ की जनता ने भी पूरी तरीके से मन बना लिया है कि किसको वोट देना है और किसकी सरकार बनानी है, उसी डायरेक्शन में चल रही है। पिछली बार आपने जैसे कहा कि मिल्कीपुर की सीट हमारे पास नहीं आई थी, हमारे पास फैजाबाद में जो हुआ था वो उस समय की बात है जब पीडीए के आपने पीडीए करके कुछ लोग बरगलाने की कोशिश की थी, आरक्षण और संविधान का मुद्दा बना के, तो कुछ हमारी त्रुटियां रह गई थी, शायद एक संवाद की कमी रह गई थी, जो हमने उस गैप को पूरी तरीके से फिल किया है। मिल्कीपुर की जनता हो या पूरे प्रदेश की जनता हो, जिसका आपने एक असर देखा जब अभी उपचुनाव हुए हैं, उसमें आपने देखा है जो परिणाम आए हैं वो किस तरीके से आए। तो हर बार हर समय आप इसकी बात को लेके आप जनता को बहला फुसला नहीं सकते। अब चीजें स्पष्ट है, जनता भी स्पष्ट है किसको जनादेश देना है, कौन है जो हमारे बारे में सोचता है, हमारे लिए जन सुविधाएं लेकर आता है, हमारे लिए योजनाएं लेकर आता है। जनता सोच रही है और बिल्कुल ये एक ऐतिहासिक जीत होने वाली है भारतीय जनता पार्टी। चलिए, ऐतिहासिक जीत होने वाली है बीजेपी की, और गुजरात वालों से अखिलेश यादव जी डर रहे हैं, ऐसा कहना है बीजेपी प्रवक्ता का। पूजा मिश्रा जी, इतना डर क्यों गुजरात वालों से कि बच के रहने की हिदायत दी जा रही है? देवेंद्र जी, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। देखिए, बात सही कह रही हैं कि हम ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता भी जो है गुजरात वालों से डर रही है, और जो है अयोध्या की जनता भी गुजरात वालों से ही डरी। अब इस तरीके से जो है आतंक फैलाएंगे, डरने वाला कार्य करेंगे, तो बिल्कुल सही कह रही हैं भाजपा की प्रवक्ता कि गुजरात वालों से लोग डर रहे हैं, और इसीलिए एहतियात करना भी जरूरी है। क्योंकि जब अयोध्या में चौड़ीकरण होगा रास्तों का, तो किसानों को सड़कों पे ला करके रख देंगे और गुजरात वालों को जमीनें बेच देंगे, तो डरना तो पड़ेगा ही। आप अगर गुजरात वाले यहाँ पे हावी हो जाएंगे तो अभी बिजली भाग भेजने पे लगे हुए, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश बेच देंगे, तो डरना तो पड़ेगा ही। मैं आ जाती हूँ मिल्कीपुर पे बात कर लेती हूँ। इससे पहले जो है अभी भाजपा की प्रवक्ता बड़ी किसानों की ऐसी बनी थी कि इनकी सरकार में गन्ना किसानों का भुगतान है। भाई, अब जाकर के आप सॉर्ट आउट कर रहे हैं 2024 में। आपको भी पता है कि 2023 के दिसंबर तक जो है ये न्यूज रही है कि 500 करोड़ का गन्ना किसानों का भुगतान बकाया रहा मेरठ में। उसके बाद में अब जाकर के आप जो है, क्योंकि इतने सारे प्रोटेस्ट चलते रहे, हर महीने लगभग जो है औसतन छात्रों और किसानों को मिलाकर के 125 लोग आत्महत्याएं करते थे। तब जाकर के जो है इनके सर पे जूं रहेंगी और ये सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया गया कि हाँ, गन्ना किसानों का भुगतान जो है देना चालू किया जाए। और 2024 की अगर दिसंबर की न्यूज की बात की जाए तो 1 दिसंबर का न्यूज बताता है कि सरकार ने इस तरफ जो है कार्य करना चालू कर दिया हुआ है। गन्ना किसानों का भुगतान जो बकाया था वो धीरे धीरे उसको चुकता कर रही है। और किसानों की बात पे अगर कही जाए तो किसानों के ऊपर गाड़ियां तो जो है इनके मंत्री के बेटे ही चला देते हैं, और फिर ये कहता है कि नहीं मंत्री भाई साहब
आपके बेटे को आजादी है, आप गाड़ी भले चलाते हैं किसानों के ऊपर, लेकिन हम आपको जो है टिकट देंगे और आप जो है चुनाव लड़िए, हम आपको कहीं बाहर नहीं भेजने वाले, क्योंकि हमारी तो पहचान ही यही है। हम इसीलिए जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बोला कि जो है गुजरातियों से थोड़ा सा बच के रहें। और वो मिल्कीपुर की जनता, अगर मिल्कीपुर की क्या जनता, बाई इलेक्शन की बात की, बाई इलेक्शन बंदूक की नोक पे होगा, बंदूक की नोक पे भाई सरकार आपकी ही रहेगी, कहीं पे भी करा लीजिए। ऐसे तो देखा जाए नॉर्थ कोरिया में भी चुनाव होता है, पर क्या कभी बदलते हैं नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट? अगर इस तरीके से चुनाव कराना तो कहीं पे भी करा लीजिए, और आप पर चुनाव जीतते भी रहेंगे, उस पर जनता का नाम है, लेकिन जनता ने वोट दिया, गलत नहीं हो जाएगा कि आप जो जनता पहुंची नहीं पोलिंग बूथ तक और आपको वोट मिल गया, आपका नहीं, जनता आपको वोट दी हुई है, जनता के वोटों का हनन किया है आपने। जी दिलीप यशवर्धन जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। अभी आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना भी। डरने की जहां तक बात है कि वास्तव में पूजा जी कह रही हैं कि डरना चाहिए, क्योंकि ये डरने लायक काम ही कर रहे हैं, हम भी डर रहे हैं, जनता को भी डरना चाहिए। मतलब कि वोट मिल्कीपुर वाले डर करके बीजेपी को ना दें, सपा को दे दें। पूजा मिश्रा जी का अप्रत्यक्ष रूप से यही कहना था। अखिलेश यादव जी ने जो बात कही कि डर के रहना, ये बच के रहना है, उसका मंतव्य क्या था, हम आपसे पूछना चाहते हैं। कुशवाहा जी, कोई मंतव्य नहीं था, एक स्पॉन्टेनियस जवाब था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब राजनीति में क्या होता है कि हम कितने अच्छे हैं ये बताना कम महत्वपूर्ण होता है, सामने वाला कितना बुरा है इस बात को बताने पर अपोजिशन का हमेशा ज्यादा जरूरत है। और यह हर राजनीतिक पार्टी करती है। अखिलेश जी ने कोई नया काम नहीं किया है। अगर आप भाजपा के लोगों से पूछेंगे तो भाजपा भी यही कहेगी, समाजवादी पार्टी ने इस प्रदेश का बंटाधार कर दिया था जब वो सत्ता में थी, तो उनसे बच के रहे। ये एक राजनीतिक स्टंटबाजी होती है, इसका कोई बहुत मायने नहीं है। और मेरा अपना मानना है देवेंद्र जी की जो बाईपोल्स होते हैं, उन बाईपोल्स में मुद्दे बहुत काम नहीं करते, और जो वोट परसेंटेज होता है वो भी बहुत कम होता है। और बाई पोल्स में ज्यादातर वोट वो लोग देने जाते हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, या पार्टी की विचारधारा से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, या पार्टी के कार्यकर्ता जिनको वोट डालने के लिए घर से निकाल के पोलिंग बूथ तक ला पाते। आम जनता बाई पोल्स में बहुत कम वोट देने जाती है, आप इतिहास उठा कर देखिए। दूसरा एक इतिहास और भी रहा है इस प्रदेश में और लगभग पूरे देश में, कि बाईपोल्स हमेशा उसके खाते में जाते हैं जिसकी सत्ता उस प्रदेश में होती है। जब समाजवादी की सत्ता थी तो मैक्सिमम बाईपोल समाजवादी के खाते में जाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है तो मैक्सिमम बाईपोल, अभी आपने पीछे देखा है कि 90% सीटें जो है वो समाजवादी भाजपा के खाते में गई। अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी को लगता है कि अगर वो बहुत मजबूत है तो उसको डरने की जरूरत नहीं है, ना गुजरातियों से और ना किसी से, ना गोरखपुरियों से, ना गुजरातियों से, किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्हीं के जो सांसद हैं इस समय वही वहां से पहले अवधेश प्रसाद जी विधायक थे। इसका मतलब वहां की जो जनता है मिल्कीपुर की, वो समाजवादी की विचारधाराओं से प्रभावित है, और उन्हीं विचारधारा से प्रभावित होकर के वहां की और आसपास की जनता ने मिलकर के उनको वहां का सांसद बना दिया। अब उन्हीं के बेटे को समाजवादी पार्टी ने वहां टिकट दिया है। हालांकि जातीय समीकरण को देखते हुए भाजपा ने भी टक्कर देने की पूरी कोशिश करी है, क्योंकि जातीय समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी चुनाव में हमारे देश के अंदर। तो वो फैक्टर बचाने की कोशिश दोनों लोगों ने करी है। तो समाजवादी पार्टी ने तो अपना विश्वास उसी व्यक्ति पर जताया जिस व्यक्ति ने वहां पर सीट जिताई, और वो प्रमोट होकर के सांसद तक पहुंच गया, तो उनके बेटे को दोबारा से टिकट दे दिया। और भाजपा ने उसी जातीय समीकरण को साधने के लिए पासवान साहब को टिकट दे दिया। तो अब देखना ये है कि किसका समीकरण कितना अच्छा बैठ जाता है। ना वहां पर किसानों का मुद्दा काम करेगा, ना वहां के स्थानीय मुद्दे काम करेंगे, ना जनता की समस्याएं काम करेंगे। समस्याओं को आप देखेंगे तो समाजवादी के समय में भी बतेरी समस्याएं थी और भाजपा के समय में भी बतेरी समस्याएं हैं। जो बेसिक समस्याएं रहती है वो हमेशा रहती है जी। लेकिन हमारे देश में इलेक्शन इन्हीं और मुद्दों पर हारा और जीता जाता है। तो वो मुद्दे और प्रशासन की मदद और सत्ता का इन्फ्लुएंस बाईपोल्स में जो हमेशा काम करता है, वो कितना काम करेगा ये आने वाले 5 फरवरी के बाद आपको 8 फरवरी तक पता चल जाएगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने कही है। हालांकि
समय तो है पल्लवी सिंह जी की तरफ रुख करने का, लेकिन हम रुख करेंगे पूजा मिश्रा जी की तरफ। क्या लगता है कि दिलीप यशवर्धन जी की बातों से कितनी सहमत हैं आप? ये किसानों उसानों का मुद्दा काम करने वाला नहीं है जो उठा रहे हैं। नहीं, देखिए देवेंद्र जी, मैं एक चीज बिल्कुल मान के नहीं, ये फैक्ट है कि जब जनता वोट करती है ना तो वो मुद्दों पर ही वोट करती है। ये जो कहते हैं ना कि नहीं गुमराह कर दिया गया, कोई जनता गुमराह नहीं होती। अगर भाजपा को उसने वोट किया था तो उसको लगा कि जनता को कि भाजपा के जो मुद्दे कह रही है ना कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई कम कर देंगे, ये मुद्दे वाजिब हैं और जमीनी मुद्दे हैं और किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे हैं, तो उन मुद्दों पे वोट पड़ा था। देखिए ये बस आप कह रहे हैं कि नरेटिव से वोट का सिर्फ इतना ही परसेंटेज का बहुत पड़ जाएगा, 1% मैक्सिमम, मैं इससे ज्यादा नहीं मानती हूँ। बाकी सारा का सारा जो है मुद्दों पर वोट पड़ता है। और ये जो कह रहे हैं किसानों का मुद्दा नहीं चलेगा या महिलाओं का मुद्दा नहीं चलेगा, भाई चलेगा, यही मुद्दा है, यही जमीनी हकीकत है। 2024 में आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी महज उत्तर प्रदेश से देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी, वो यूं ही उभर गई। अगर मुद्दे नहीं चल रहे थे, आपको ये गलत फहमी है। अगर जिसको भी लगता है ना कि ये कोई नैरेटिव चल गया है, नैरेटिव नहीं चलता है, कोई नारा नहीं चलता है। अगर नारे और नैरेटिव से जो है जो चुनाव जीते और हारे जा रहे होते तो सब लोग बैठ करके, सबके पास में अच्छी अच्छी PR टीम वगैरह है, खूब ढेर सारे नारे गढ़े जाते, उसी पे एक्सपेंडिचर किया जाता और नारे गढ़ करके जो है दे दिया जाता और रह जाता, सारे के सारे वोट वहीं से हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं है, जमीन पे आप रहेंगे। और क्या भाजपा ने नारे नहीं दिए 2024 में? ना जाने क्या क्या नारे नहीं दिए, मुजरा से लेकर के मंगलसूत्र तक पहुंचे, लेकिन नहीं काम आया ना, क्योंकि जनता के मुद्दों को आपको जानना पड़ेगा। जनता के मुद्दों को आप जानेंगे तभी जाकर के जनता वोट करेगी, और जनता अपने मुद्दों पर ही वोट करेगी। चाहे मिल्कीपुर का चुनाव हो जाए, चाहे जो है पूरे भारत देश का चुनाव हो जाए, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो जाए। और हमें पता है कि जनता को आप वोट करने के लिए जाने देंगे। एक ट्रांसपेरेंसी के साथ में अगर फेयर इलेक्शन होगा तो जनता हमें मैंडेट देगी। अगर हमें मैंडेट नहीं देगी तो हम मानेंगे कि हम जनता तक नहीं पहुंच पाए हैं, हम जनता की बातों को मुखर होकर के नहीं उठा पाए हुए, हम उसको लुकआउट करेंगे और उसको और काम करेंगे। पर एक फेयर इलेक्शन होना तो बहुत जरूरी है। बंदूक के नोक पे वोटिंग ना हो, वोटर्स पहुंचे ही ना और उनके नाम का वोट पड़ जाए, ये सब चीजें ना हो। भले हम हारे जीते, जो भी परिणाम आएगा, जो भी मैंडेट आएगा, हम एग्री करेंगे, पर एक फेयर इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। फेयर इलेक्शन होना बहुत जरूरी है और वो तो चुनाव आयोग कराएगा। बीजेपी प्रवक्ता पल्लवी सिंह जी, मुद्दे चलेंगे, ऐसा पूजा मिश्रा जी का मानना है। किसानों के मुद्दे चलेंगे, महिलाओं के मुद्दे चलेंगे, बेरोजगारों के मुद्दे चलेंगे, इस चुनाव में भी, उपचुनाव में भी चलेंगे। क्या वो आपके पक्ष में जाएंगे अगर चलेंगे तो? देवेंद्र जी, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के 4 स्तंभ हैं। कोई भी इलेक्शन होता है, बिल्कुल इन मुद्दों को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, इन्हीं को आगे रखा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से यही कोशिश करती है कि महिलाओं के सुरक्षा की बात हो, किसानों की बात हो या बेरोजगारों की बात हो, गरीबों की बात हो, इसी को आगे लेकर चले, जिसको आगे लेकर वो चलती आई है। इसी वजह से तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी इंडिया परिवार की यदि बात की जाए, जनादेश इसीलिए मैं जज को करेक्ट करना चाहूंगी कि माननीय मोदी जी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बने हैं। जनता ने उनको जनादेश दिया है कि उनको भी पता है कि बातें करने से कुछ नहीं होता है, धरातल पे उतर के कार्य करना पड़ता है, जो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपने बोला कि डर की बात, बंदूक की नोक पे आपने साउथ कोरिया का एग्जाम्पल दे दिया। आप शायद भूल गई किस तरीके से एक बैलेट पे पूरा कैप्चरिंग, ये शब्द था जो शायद सुनाई नहीं देता। बड़े आराम से आते थे लोग, पूरा का पूरा बैलेट बॉक्स उठा के लेके चले जाते थे और इसके बाद अपने हिसाब से नतीजे आते थे। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, ये सब चीजें गुमनाम हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और बंदूक की नोक की बात कर रही है, ओपन जीप में आपकी पार्टी के पदाधिकारी लोग चलते थे और बंदूक की नोक पे उनसे बोलते थे कि इस पे वोट डालो, नहीं तो ये हो जाएगा। इवन 24 अभी जो इलेक्शंस बीते हैं, लोकसभा इलेक्शन की बात की जाए, आपकी पार्टी के ही नेता लोग जो है बाकायदा एक जो है बोलते थे, ओपनली आप माइक पे बोल रहे हो, सामने पब्लिक बैठी हुई, आप बोल रहे हो वोट देगा नहीं तो देख लिया जाएगा। इस तरह का आपने स्टेटमेंट दिया हुआ है ओपन, जो कि हर जगह अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें तो पहले थी, अभी नहीं है। अभी इस तरह की चीजें नहीं होती थी। आपने बोला कि मुद्दे चलते हैं, बिल्कुल मुद्दे चलते हैं, बिना मुद्दे की जनता वोट नहीं डालती है। और आज की जनता
युवा जनता ज्यादा है जो बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव है। इमीडिएटली कोई भी एक्शन रिएक्शन सब कुछ सामने आता है। आपने कहा कि 24 इलेक्शंस में देखिए तीसरी बड़ी पार्टी बन के आई, बहुत अच्छी बात है, पर इसमें एक बहुत बड़ा हाथ है कि आप सब एक साथ आए थे। जो आप लोगों ने एक मौके का जो एक गठबंधन बनाया था जिसमें आप सभी साथ आए थे, तो इस वजह से आपकी सीट्स बढ़ के आई, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो जिनकी सीटें बढ़ी या समाजवादी पार्टी की बात की जाए उनकी उत्तर प्रदेश में जो सीटें बढ़ी उसमें इस चीज का बहुत बड़ा हाथ रहा। और बिल्कुल आपने पूरे देश में ये मुद्दा चलाने की कोशिश की, आरक्षण और संविधान समाप्त कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे, ये चीज आपने गुमराह करने की कोशिश की थी। कहीं ना कहीं कुछ हद तक पूरी तरीके से मैं क्योंकि प्रदेश इसके पक्ष में आया, कौन प्रधानमंत्री है वो स्पष्ट है, तो आपने बिल्कुल कुछ जगह पे आपने गुमराह करने की कोशिश की जिसका असर दिखकर आया। तो बिल्कुल मुद्दे इस बार पहले भी चले और हमेशा चलेंगे। इलेक्शंस होते हैं कि जनता को उनका जो समस्याएं हमको सुना जाए, वहाँ के सांसद बनते हैं, वहाँ के विधायक बनते हैं, तो बिल्कुल प्रतिनिधि वहाँ से चुन के जाते हैं संसद में, उसकी बातें मुद्दे चलेंगे आपके अनुसार भी मुद्दे चलेंगे और सपा प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी के अनुसार भी मुद्दे चलेंगे। अगर मुद्दे चलते हैं दिलीप यशवर्धन जी, तो किसके फायदे में ये रहेगा कि मुद्दे अगर जो चले, बेरोजगारी के मुद्दे चले और महिलाओं के मुद्दे चले, महिला सुरक्षा के मुद्दे चले, किसानों के मुद्दे चले, तो ये किसके पक्ष में जाता हुआ दिखेगा? क्योंकि देखिए सांसद अगर जो अयोध्या के देखे जाएं तो सपा से हैं, मिल्कीपुर में जो विधायक थे पहले वही अब सांसद हैं, तो यानी कि एक तरह से वो सीट भी सपा की थी। सरकार जो है यहाँ बीजेपी की है, तो क्या लगता है आपको किस तरफ रुख होगा? अब देखिए, सबसे पहले तो दोनों की प्रवक्ता जो है वो मेरी बात को समझ नहीं। मैंने ये नहीं कहा था कि इलेक्शन में मुद्दे नहीं चले, मैंने कहा था बाईपोल्स में मुद्दे नहीं चले, ये सत्य है। लेकिन दोनों प्रवक्ताओं ने अपने अपने हिसाब से बात को कम समझ करके ज्यादा जवाब दे दिया। जी बाईपोल्स में मुद्दे नहीं चलते हैं। अब जो आपका सवाल है कि अगर मुद्दे चलेंगे तो किसके फेवर में जाएंगे? जी, अगर मुद्दे चलेंगे बाईपोल्स में तो वो भाजपा के फेवर में जी, क्योंकि अगर वहां पर स्थानीय तो कोई कारण समाजवादी पार्टी है, क्योंकि इसी सीट से समाजवादी पार्टी का विधायक था और उसी की एक्सटेंडेड सीट से उन्हीं का सांसद है। तो अगर और उसके साथ साथ बहुत सारे सांसद है, सांसद जिताने में इस बार समाजवादी पार्टी ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। तो अगर स्थानीय लेवल के कोई मुद्दे हैं तो वो समाजवादी पार्टी को हरा देंगे और भाजपा को जिता देंगे। तो फिर मैं कहूंगा कि बाईपोल्स में मुद्दों का बहुत काम नहीं होता है। आम जनता बहुत ज्यादा वोट देने निकलती नहीं है, मतलब जो न्यूट्रल जनता होती है बहुत ज्यादा वोट देने नहीं आती है। पार्टी के कार्यकर्ता या पार्टी की विचारधारा से प्रभावित लोग ही उस इलेक्शन में वोट देने जाते हैं। अब यहाँ पर अपने अपने वोटर्स को कौन कितना निकाल पाता है, क्योंकि अगर मुद्दे चल रहे होते, मैं फिर कहूंगा देवेंद्र जी कि अगर समाजवादी पार्टी के मुद्दे चल रहे होते तो पीडीए का मुद्दा इनका बहुत तेजी से उछला था लोकसभा में, लेकिन अगले बाईपोल्स में नहीं चल पाया। बिल्कुल, अगर किसानों का मुद्दा चल रहा होता तो 2022 में लखीमपुर की एक भी सीट भाजपा को नहीं जीतनी चाहिए थी, लेकिन सारी की सारी सीटें भाजपा ने जीती। बिल्कुल, किसानों का मुद्दा समाजवादी पार्टी ने उठा लिया और वो सत्यता थी, मतलब वो हुआ था इंसिडेंट, उसके बावजूद भी वो मुद्दा नहीं चल पाया। तो मुद्दे कहाँ चलते हैं और कब चलते हैं ये भी निर्भर करता है राजनीति में। जी बिल्कुल। पूजा मिश्रा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। अखिलेश यादव जी ने एक बात कही है कि भगवान राम जो हैं वो बख्शेंगे नहीं, इन लोगों को दंड देंगे, यानी कि उनका इशारा बीजेपी की तरफ था। क्यों दंड देंगे? कौन सा पाप बीजेपी कर रही है जिससे दंड देंगे वो? पहली बात तो जो है भगवान श्री राम जी को जो है लाने की बात करते हैं, यही सबसे बड़ा पाप है। ईश्वर को जो है लाने की क्षमता किसी में नहीं होती है। मतलब ये कैसे, और इन्होंने कंडेम नहीं किया। अगर आपके रैलियों में अध्यात्म में हम जाएं पूजा मिश्रा जी, तो भगवान को लाने की बात जहां तक होती है तो बहुत ऋषि मुनि पुराणों में हमने देखा है कि तपस्या करके साक्षात उन्हें प्रकट कर दिया है।
तो अगर इस वे में है तो कोई दिक्कत है नहीं, फिर दंड काहे का? नहीं जी नहीं 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 नहीं, देखिए शास्त्र पुराणों में मत जाइए, बहुत लंबा बहस हो जाएगा। हम लोग के जीन में है, हमें यही बचपन से सिखाया गया है। ठीक है, तो मैं उस पर नहीं जाती हूँ, मैं सिर्फ आपको जवाब देना चाहती हूँ। देखिए, आपने कहा ना कि क्या पाप किया हुआ है, आप ऐसे पाप समझिए कि जो है 2022 में पीट किया और 2025 के अप्रैल में उसका एग्जाम होगा। मेरे जूनियर्स आए थे, कह रहे थे मैम अगर ये इनको 25 में ही कराना था, थोड़ा रुक जाते, लेट फॉर्म भरवाते तो हम लोग भी आज दे रहे होते। टीजीटी का जो एग्जाम जो है आप लोग देंगी। तो ये पाप है, वो पाप है कि जब आप जो है बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनके ऊपर लाठियां चला दिया, कह दिया कि आप राजनीति से प्रेरित हैं। आप उन बच्चों से पूछिएगा कि जिनको ये कहा जाता है कि वो दूर भागते हैं। आप सोचते हैं कि अगर कोई पार्टी का जो है व्यक्ति अगर उनको समर्थन करने के लिए जाना भी चाहता है ना, तो वो दूर भागते हैं। उनको लगता है इतना खौफ भर दिया हुआ है कि हमारा कार्य नहीं करेगी सरकार, क्योंकि उनको अगर कोई पार्टी का प्रवक्ता या कोई पार्टी से कोई आ जाएगा, किसी अपोजिशन पार्टी से प्रोटेस्ट करने में हमारे शामिल हो जाएगा, तो जो है ये कहने लग जाएंगे कि पार्टी के लोग हैं, उनसे प्रेरित लोग हैं और हमारे प्रोटेस्ट का परिणाम नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है, ये ग्राउंडेड सच्चाई है कि जो है महिलाएं हो चाहे जो भी प्रोटेस्ट कर रहे होते, उनके अंदर इतना खौफ डाल दिया हुआ है। ये सारे पाप हैं। अब जो है क्या लगता है कि अयोध्या की सीट जो हारे हैं, ऐसे हार गए हैं। आप सोचिए, ये पाप नहीं है कि मुख्यमंत्री होकर के, हमारे धर्म में कहा जाता है कर्म ही पूजा है। आप दीपावली के दिन में जाते हैं और दीपावली विश करने की बारी आती तो आप अयोध्या में खड़े होकर के भगवान श्री राम जी का जो है नाम लेते हुए और विपक्ष को जो है भला बुरा कह रहे होते हैं। वहां के सांसद जो कि वहां की जनता ने चुना हुआ, उसको भला बुरा कह रहे होते। जिस दिन आप दीपावली मना रहे हैं उस दिन आप जो है अपने मन को छल कपट से, यानी कि छल कपट बीजेपी के अंदर है। और तमाम जो बातें आपने कही हैं, पल्लवी सिंह जी जवाब देंगी आपको कि भाई इसीलिए भगवान राम दंड देंगे, सजा देंगे। अखिलेश यादव जी यही कह रहे हैं कि नहीं बख्शेंगे। देवेंद्र जी, मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी कि अखिलेश यादव जी ने क्या पाप किया था जिसका फल अभी तक भोग रहे हैं, जिसकी वजह से जनता ने उनको नकार दिया है उत्तर प्रदेश में। तो वो भी इन्होंने कुछ पाप किए होंगे, पुराना थोड़ा। देवेंद्र जी, मेरे पास आवाज बहुत क्लियरली आ नहीं रही है। अगर कोई सवाल मेरे लिए आ रहा है तो बिल्कुल फॉरवर्ड कर दी। मैं बहुत देर से काफी गेस कर करके जवाब देने का प्रयास कर रही हूँ। मुझे साउंड की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उनको भी देखना चाहिए और अपने पुराने जो भी उन्होंने किया है जिसकी वजह से जनता ने उनको नकारा है, तो पीछे जाके थोड़ा उनको रिवाइज करें, उनको देखें कहाँ गलतियां हुई थी, उनको सुधारने की कोशिश करें। शायद भगवान श्री राम आप पे प्रसन्न हो जाएं। और भगवान को लाने की कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भगवान को क्या लाएगी? जिन्होंने खुद सबको बनाया है, जिन्होंने रचना की है, उनको भारतीय जनता पार्टी नहीं ला सकती है। शायद आप लोग दूसरी तरीके से इसको समझ रहे हैं, दूसरी तरीके से इसको पेश कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा पाप तो आप ही कर रहे हैं, जो कुछ बात को कुछ बना के आप आगे जनता के सामने बोल रहे हैं। पाप और पुण्य, पाप पुण्य, चूंकि महाकुंभ चल रहा है तो पाप पुण्य की चर्चा लगातार होती रह रही है। दिलीप यशवर्धन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि राजनीति में पाप क्या है, पुण्य क्या है? जो मौके का फायदा उठा ले जाए वो राजनीति में पुण्य है, और जो ना उठा पाए वो पाप है। तो क्या लगता है मिल्कीपुर में कौन फायदा उठाएगा? मैंने कहा ना कि जो उठा ले जाएगा वो पुण्यात्मा कहलाएगा। जी जी। और जो हार जाएगा वो पापी कहलाएगा। तो ये राजनीति का सत्य है, राजनीति का धर्म यही है। जी, राजनीति का धर्म यही है और पाप पुण्य भी यही है। बहुत ज्यादा पाप पुण्य के चक्कर में हम लोग ना जाएं। और दिलीप यशवर्धन जी ने एक बात बहुत मोटी मोटी एक लाइन में कह दी है, सभी का सार है कि जो जीत गया वो पुण्य आत्मा है, जो हार गया वो पापी कहलाएगा। तो अब देखने वाली बात है कि मिल्कीपुर में क्या होता है, कौन पापी निकलता है और कौन पुण्यात्मा साबित होता है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो राजनीति में पाप क्या है, पुण्य क्या है, भगवान राम किसको सजा देंगे, कौन किसे पापी मानेंगे और किसे पुण्यात्मा मानेंगे, ये मिल्कीपुर की जनता तय करेगी। और ये जानने के लिए हमें 8 फरवरी तक इंतजार करना होगा। फिलहाल
इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।